हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़ में रहे हैं और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं पेपर 2 के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि हमारा वीकली मैगजीन का सीरीज चल रहा है, उसमें आज हम लोग 7 से 12 अक्टूबर के बीच जितना भी न्यूज़ रहे हैं उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन प्लस इस जो स्लाइड है, इस क्लास का स्लाइड, वो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें से फर्स्ट न्यूज़ है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है पेपर 2 के लिए। पेपर 1 का सीरीज ऑलरेडी रनिंग है ना। वहाँ हम लोग पेपर 1 के रेस्पेक्ट से कवर करते हैं, क्योंकि पेपर 1 जो है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसी तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। और ये जो पेपर है पेपर 2, ये सब्जेक्टिव होता है, तो हमें इसे सब्जेक्टिव तरीके से यहाँ पे डील करना होगा, ठीक है। चलो, तो पहला टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 25 ईयर्स ऑफ इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्योंकि रसिया और इंडिया का रिलेशन देखोगे तो पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड है। प्लस जैसे कि डिफेंस रेस्पेक्ट में ले लो, चाहे फिर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ले लो, है ना, सोसाइटल कॉर्पोरेशन ले लो, तो हर रेस्पेक्ट से जो है रशिया साथ में रहता है इंडिया का। जैसे कि यूएनएससी काउंसिल में वेटो जो है पावर के रेस्पेक्ट में ले लो, है ना, वेटो पावर के रेस्पेक्ट में ले लो। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, इंडिया का हमेशा फेवर करते हैं चाइना बोलता हूँ, रसिया जो है इंडिया का फेवर करते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच जो है 25 ईयर का कॉपरेशन हुआ है, जो कि कंप्लीट हुआ है अभी। इंटरनेशनल रिलेशन का ये थीम हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखो करेंटली ये समझ आ गया 25 ईयर यहाँ पे हुआ है। तो हम ये कवर करेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं। जो फर्स्ट पिलर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम रशिया 36% है, ठीक है। डिफेंस रिमेन दी कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडिया रशियन स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं S-400 का, है ना, जैसे कि T-90 टैंक का बात करते हैं, Su-30 MK एयरक्राफ्ट का बात करते हैं। ये सब कहाँ से इंपोर्ट होते हैं, कहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, रशिया से ही तो इंपोर्ट करते हैं। चाहे ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोजेक्ट के बारे में ले लो, तो हर रेस्पेक्ट में क्या है, जो रशिया है इंडिया का साथ दिए हैं, है ना। न केवल जो है जस्ट डिफेंस या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड, इकोनॉमी के रिलेटेड, वहाँ पे भी जो है जो इंडिया का साथ देते हैं रशिया। फिर अगला जैसे कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अगर देखोगे, यहाँ पे एनर्जी कॉर्पोरेशन पहले देख लेते हैं। तो एनर्जी कॉर्पोरेशन हमें इतना पता है कि जितना भी कोल हो गया वो मोस्टली कोल कहाँ से आता है, रशिया से आते हैं। बाकी भी अदर कंट्री से आते हैं, जैसे कि ईरान, इराक हो गया, कातर हो गया, यहाँ से आते हैं। लेकिन मोस्टली जो है क्रूड ऑयल कहाँ से अपने को इंपोर्ट करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं रशिया से इंपोर्ट करते हैं। इवन जो अभी सैंक्शन लगा हुआ था रशिया के ऊपर, तब भी जो है इंडिया ने उससे ऑयल खरीदे हैं। क्यों खरीदे हैं? क्योंकि इन दोनों के जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रांग है यहाँ पे। तो द स्ट्रेटेजिक टाइमलाइन एनर्जी फॉर्म द सेकंड पिलर ऑफ द इंगेजमेंट, जहाँ पे जो है इंडिया और रशिया का इंगेजमेंट देखने को मिलता है। अदर कंट्री से भी खरीदते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हमें रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मित्रता है वो ज़्यादा है यहाँ पे रशिया के रेस्पेक्ट में। फिर ट्रेड या फिर इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करोगे तो बाइलेटरल ट्रेड, इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ से जो ट्रेड हुआ है, इंडिया के तरफ से भी और रशिया के तरफ से भी। तो 2023-24 में देखोगे तो 65.7 बिलियन का ट्रेड देखने को मिला है। ड्राइवन बाई ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर ट्रेड हो रहे हैं, है ना, विथ टारगेट टू रिच, देखो 2030 तक ये 100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्ट किए गए हैं। तो हम लोग क्या क्या ऐसे मेजरली इंपोर्ट करते हैं, तो मोस्टली जो है फार्मास्यूटिकल हैं। और देखो ये जो फार्मास्यूटिकल है ना, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, ऐसा नहीं है कि जस्ट इंपोर्ट ही करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। फार्मास्यूटिकल हो गया है, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया है ना, केमिकल गुड्स हो गया। तो ये सब चीज़ को इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है, प्लस एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा है, इंपोर्ट भी करते हैं, है ना। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लिंकेजेस यहाँ पे देखने को मिलता है दोनों के बीच। जैसे कि इमर्जिंग एरिया ऑफ कॉपरेशन इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉपरेशन करने के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी मेजर है ना, इससे जो भी हार्म होते हैं तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे भी जो है योगदान देते हैं। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया है, शिप बिल्डिंग हो गया है, रेलवे मॉडर्नाइजेशन हो गया है, कैसे रेलवे को मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। तो हर स्पेयर में क्या है, इंडिया का साथ देते हुए देखे गए हैं। क्लियर है, ये समझ आ गया।
फिर अब यहाँ तक हम लोगों ने तो एक चीज़ कवर कर ली है कि अभी तक जो है क्या रिलेशन थे, लेकिन हमें इतना पता है कि 25 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि 25 ईयर में क्या क्या ऐसा इनोवेशन लिए हैं या फिर 25 ईयर में क्या क्या ऐसा अचीवमेंट किए हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग स्टैटिक पोर्शन कवर किए, अब क्या किए हैं 25 ईयर में इसको देखते हैं। तो ट्रेड रिजाइलेंस अगर इसके बारे में देखोगे, जब सैंक्शन लगे थे तो डिस्पाइट ग्लोबल सैंक्शन एंड द सप्लाई डिसरप्शन अभी हुआ था, है ना, जैसे यूक्रेन रशिया वार हुआ था तो पूरा सप्लाई डिस्टर्ब हो गए थे और इसी की वजह से यूएसए ने क्या लगा दिए गए थे, सैंक्शन लगा दिए गए थे रशिया के ऊपर। तो डिस्पाइट ग्लोबल सैंक्शन एंड सप्लाई डिसरप्शन इंडिया रशिया ट्रेड हैज ग्रो स्टेडली सो केसिंग द रिजाइलेंस ऑफ देयर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। वही बताया पहले कि डिस्पाइट ऑफ सैंक्शन लगाए थे प्लस सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के बाद भी क्या किए, इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेस किए हैं जिससे वहाँ की इकोनॉमी थोड़ा स्टेबल रहे इस तरीके से। ठीक है, फिर आगे बात करोगे तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के रेस्पेक्ट में क्या किए हैं कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉपरेशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम द इंपोर्ट टू ज्वाइंट प्रोडक्शन। देखो पहले हम लोग जस्ट इंपोर्ट करते थे, तो अब ऐसा इनोवेशन हुआ है कि इंपोर्ट अब नहीं करेंगे हम लोग, क्या है दोनों मिल के ज्वाइंट तरीके से प्रोडक्शन में ध्यान देंगे, प्रोडक्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे कि शिप बिल्डिंग कैसे होता है ना, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कुछ मशीन आ रहे हैं तो उस मशीन को कैसे बनाते हैं, इस तरीके से क्या है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे जिससे इंडिया में जो आत्मनिर्भर भारत जो गोल है उसको अचीव करने में ज़्यादा हमें सहयोग होगा। प्लस एग्जाम्पल भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि इंडिया साइन है USD 248 मिलियन डील विथ रशिया फॉर अपग्रेडेड T-72 टैंक इंजन के लिए। ठीक है, फिर S-400 मिसाइल सिस्टम का प्रोग्रेस के लिए बात किए हैं, है ना, ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोग्रेस के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे अचीवमेंट देखने को मिला है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी कोऑपरेशन में इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया सर्ज हुआ है। क्यों सर्ज हुआ है? क्योंकि रिलेशन ठीक है ना। यही चीज़ अगर बात करोगे जैसे कनाडा हो गया या फिर चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ से हम लोग उतना अच्छा रिलेशन देखने को नहीं मिलता है ना। तो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया सर्ज ओवर 15 फोल्ड सिंस 2022। ठीक है, तो रशिया रिमेन अ वाइटल एनर्जी पार्टनर हेल्पिंग इंडिया इंश्योर अफोर्डेबल ऑयल प्राइस एंड एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबल वॉलेटिलिटी। जैसे कि कातर हो गया, ईरान इराक में अगर मान लो वायलेंस हो रहे हैं, है ना, या फिर वहाँ का सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है तो रशिया अपने पास है जिससे हम लोग रशिया से ऑयल को परचेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, डाइवर्सिफाई करने में भी रशिया ने अपना योगदान दिए हैं। ठीक है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसा कॉर्पोरेशन रहा है, तो द पार्टनरशिप हैज एक्सपांडेड इनटू हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड इनोवेशन लिंक को यहाँ पे इस्टाब्लिश किए हैं, जैसे कि इस्टाब्लिशमेंट ऑफ इंडो रशियन माइनर लेबोरेटरी ऑन स्पेस डाटा सिस्टम एंड रशिया सपोर्टेड थ्रू सोकोल सूट एंड द एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फॉर इंडिया गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन को भी जो है रशिया यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कॉर्पोरेशन है। फिर कल्चरल लिंकेजेस देखने को मिलता है, एक्सचेंज कल्चरल एजुकेशनल एक्सचेंज, है ना, टूरिज्म हो गया, कल्चरल टाई हो गया, हैज़ रीइंफोर्स पीपल टू पीपल कनेक्शन इंश्योरिंग द रिलेशनशिप रिमेन ब्रॉड बेस्ड। अगर देखो यहाँ के स्टूडेंट अगर रशिया में पढ़ रहे हैं या फिर रशिया के स्टूडेंट इंडिया में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिलता है, और इसी के थ्रू हम लोग जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता है तो उस सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू जो हम लोग अच्छे तरीके से रिलेशन को और स्ट्रेंथन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा तो कुछ जो है 25 ईयर में क्या क्या यहाँ पे जो है इनोवेशन देखने को मिला है, मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला है। प्लस यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, जितना भी एग्जांपल यहाँ पे कोट किए हैं या फिर जितना भी डाटा फैक्ट्स लिखे गए हैं उसको या तो अपने नोट्स में लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ये पूरा PDF जो है जो स्लाइड है अपलोड हो जाएगा, तो उसी में नोट्स लिख सकते हो। क्योंकि ये जो पूरा पेज छोड़े गए हैं, क्यों छोड़े जाते हैं ये पेज जो है, एक तो समझाने के लिए होता है, समझाने के साथ जो पेज जो है खाली रह जाता है ना, ये स्लाइड तो जो है जो ये लिख रहा हूँ वो तो नहीं जाएगा, तो पूरा पेज जो छूटा रहेगा वहाँ पे अपने से कुछ जो है नोट्स लिख सकते हो। इसी के थ्रू क्या करता हूँ मैं कि पूरे पेज को मैं यहाँ पे नहीं लिखता, पूरे पेज में नहीं लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से इस PDF को या फिर स्लाइड को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक, चलो, तो यहाँ पर जैसे कि अचीवमेंट हमें देखने को मिला है, तो अचीवमेंट है, पॉजिटिव साइड है तो उसका चैलेंजेस भी होगा, निगेटिव साइड भी होगा। तो सबसे पहले जो है, पहला जो चैलेंजेस है वो सैंक्शन एंड पेमेंट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि देखो वहाँ जो पेमेंट है इंडिया में फॉलो नहीं होता, इंडिया का पेमेंट जो है रशिया में फॉलो नहीं होता,
अब बीच में कौन आ जाता है, डॉलर आ जाते हैं। अब देखो डॉलर अगर कोई भी एक चीज़ डोमिनेशन में रहता है तो क्या है, पूरा मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसके थ्रू क्या है, डाइवर्सिफाई किए हैं और इसी में एक चैलेंजेस आ जाते हैं। अगर डाइवर्सिफाई अगर करने जाते हैं तो यहाँ पे जो रूपी है या फिर जो रशियन का जो रूपी है वहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब एक्सचेंज करोगे तो वहाँ पे भी दिक्कत होता है कि कैसे एक्सचेंज करोगे, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बल्क अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हो। तो देखो वेस्टर्न सैंक्शंस हैज कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल सेटलमेंट, लिमिटिंग स्मूथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो। एग्जाम्पल यहाँ पे उसी का कंसिडर कर सकते हैं, जो बताए हो वही है। फिर ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जैसे कि इंडिया इंपोर्ट ऑफ ऑयल, कोल, फर्टिलाइजर फार एक्सीड इस एक्सपोर्ट। जितना हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते उससे कई गुना ज़्यादा तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेड इम्बैलेंस है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि देखो फाइनेंशियल 2024 इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट ओवर 50 मिलियन, है ना, 50 मिलियन यूएस डॉलर, 50 बिलियन है, 50 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे जो है इम्बैलेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो अंडरलाइंग दी नीड फॉर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन इनटू फार्मास्यूटिकल हो गया, मशीनरी हो गया, आईटी सर्विस हो गया, तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो ट्रेड इम्बैलेंस भी एक चैलेंजेस है यहाँ पे। फिर डिफेंस डिलीवरी डिफेंस, जैसे कि कोई भी, जैसे कि यहाँ पे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको डिलीवर होने में ही सालों साल लग जाते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में यहाँ पे डिले हो जाते हैं। जितना भी प्रोजेक्ट रनिंग है या फिर प्रोजेक्ट लाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इशू देखने को मिलता है वो डिलेमेंट का देखने को मिलता है कि प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पे डिले हो रहा है। तो सैंक्शन एंड सप्लाई चेन इशू हैज़ कॉज डिले इन द मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट अफेक्टिंग टाइमलाइन। जो टाइमलाइन दी है उसको यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो डिफेंस डिलेमेंट भी एक मेजर चैलेंजेस है। फिर अगला आ जाता है चाइना का फैक्टर, क्योंकि चाइना जो है क्या है, अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट को। जैसे कि रसिया इंक्रीजिंग क्लोजनेस विथ चाइना रिक्वायर इंडिया टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक बैलेंस वाइल प्रिजर्विंग म्यूचुअल ट्रस्ट। ये भी एक चीज़ है कि रसिया और इंडिया क्या है, मित्र हैं, है ना, दोनों हैं, मित्र हैं। अब जो रशिया है अगर चाइना की तरफ ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे तो एक इंडिया को लगेगा कि ये जो है चाइना की तरफ क्लोज जा रहा है तो हमारे को जो क्रूड ऑयल दे रहे हैं उसको टैरिफ थोड़ा बढ़ा दे, है ना, उसका प्राइस को थोड़ा बढ़ा दे। तो इस तरीके से मेजर चैलेंजेस होता है। ठीक है, तो चाइना फैक्टर भी एक चैलेंजेस है। मैं तो जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया क्रूड ऑयल का। इस तरीके से मल्टीपल चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है, मल्टीपल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर टेक्नोलॉजी एंड डुअल यूज एक्सपोर्ट स्क्रूटनी, क्या है ये, इंडिया ग्रोइंग रोल एज अ सप्लायर ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड टेक टू रशिया हैज ड्रॉन स्क्रूटनी फ्रॉम वेस्टर्न नेशन। ये भी एक चैलेंजेस है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फिर अगला हम लोग अब कंसिडर करते हैं वे फॉरवर्ड। अभी तक हम लोगों ने क्या अचीवमेंट किए हैं उसका स्टैटिक पोर्शन डिस्कस कर लिए, क्या चैलेंजेस थे ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमें वे फॉरवर्ड अपनाना चाहिए या फिर क्या हमें इस तरीके से अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट पॉलिसी लाना चाहिए जिससे म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे, प्लस जो है ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये लंबे समय तक चलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना है, ट्रेड डाइवर्सिफाई करना है। सपोज करो अगर जो रशिया है चाइना के ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं, अगर चाइना के साथ ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं, अगर सपोज करो कि वो है जो रशिया है इंडिया का जो क्रूड ऑयल बेच रहे हैं उसका टैरिफ बढ़ा दे, तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि अदर कंट्री से सस्ते दाम में हम लोग खरीद सके। ठीक है, हमें जो है रशिया के ऊपर ही बस जस्ट डिपेंड नहीं होना चाहिए कि रशिया ही देंगे बाकी अदर कंट्री से हम लोग यहाँ पे नहीं बाई कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड का डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ठीक है, अर्ली कंप्लीशन ऑफ इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हो इन विच रशिया इज द लार्जेस्ट मेंबर एंड द प्राइमरी पार्टनर। तो वही बताया कि प्राइमरी पार्टनर हैं तो टैरिफ को रिड्यूस कर देंगे, कम दाम में देंगे। अब सपोज करो जैसे कि चाइना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया और रशिया के बीच, तो इससे क्या हो सकता है कि जो है रशिया को लगेगा कि ये तो जो है ट्रेड ठीक तरीके से कर नहीं रही है क्योंकि इसका ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमें जो है ट्रेड डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, को मैन्युफैक्चरिंग का को एक्सपांसन करना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेंथन करो कोलाबोरेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज AI में, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एरो स्पेस हो गया, जिससे मॉडर्नाइज करके हमें जो इंडिया का जो लेवल है उसको और बूस्ट करना है। ठीक है, जिससे GDP ग्रो हो सके, जिससे ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट हो सके।
कब होगा? जब हम लोग जो है ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सेटलमेंट, इन सब चीज़ में हमें वे फॉरवर्ड अपनाना चाहिए। जैसे कि इनहेंसिंग रुपी रबल ट्रेड मैकेनिज्म, एग्जांपल लेते हैं यूपीआई का। यूपीआई जो है पूरे अदर कंट्री में भी फैल रहा है, अदर कंट्री में भी एक्सपांड हो रहा है, जैसे कि सिंगापुर हो गया। इस तरीके से जितना भी कंट्री है वहाँ पे क्या करो कि डायरेक्टली रशिया को भी ऐसा इंटीग्रेट करो यूपीआई सिस्टम से, जिसके थ्रू जो पेमेंट का सेटलमेंट हो वो बहुत अच्छे तरीके से सेटलमेंट किया जा सके। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखो सेटलमेंट होगा तो न डॉलर का झंझट, न तो जो लोकल करेंसी है उसका वहाँ पे कंझट रहने वाले हैं। डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट करना है वो पेमेंट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है कनेक्टिविटी करो कॉरिडोर को, लॉजिस्टिक को, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से लॉजिस्टिक यहाँ पे मूवमेंट होगा, लॉजिस्टिक मूवमेंट होगा, अगर कम टाइम में होगा तो बहुत सारा मनी बच जाएंगे। मनी बचेगा तो उसको सोशल स्कीम हो गया या फिर इंडिया के डेवलपमेंट है उसमें लगा पाओगे। टाइम कम लग रहा है तो बहुत तेज़ी से जो है जो भी सामान है उसको डिलीवरी कर पाएंगे। तो ऑपरेशनलाइजिंग मेजर कॉरिडोर विल स्ट्रेंथन सप्लाई चेन, बूस्ट स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बिटवीन साउथ एशिया, है ना, सेंट्रल एशिया, यूरोप, यहाँ पे पूरा कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। जस्ट यहाँ पे रशिया का ही नहीं है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्री हो गया, है ना, साउथ ईस्ट कंट्री हो गया, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया। इस तरीके से जो आसियान नेशन है या फिर सेंट्रल आसियान नेशन है, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ तक हम लोग जो है कनेक्टिविटी को, कॉरिडोर को बूस्ट कर सकते हैं। ये भी एक वे फॉरवर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर पीपल सेंटर एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी लगाओ। अगर कल्चरल एक्सचेंज होगा तो उस तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से जो है वार्तालाप कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं यूजिंग सॉफ्ट डिप्लोमेसी पावर। एक्सपांडिंग स्टूडेंट एक्सचेंज, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ाओ, कल्चरल कोलाबोरेशन करो, विल सस्टेन सोशल डायमेंशन ऑफ बाईलेटरल टाइप, क्योंकि इस तरीके से कहाँ अगर कल्चरल एक्सचेंज होगा तो इस दोनों के बीच, है ना, ये दोनों के बीच जो है तो कल्चरल एक्सचेंज हो रहे हैं तो एक मित्रता का भाव रहेगा, फ्रेटर्निटी का भाव रहेगा, जिसके थ्रू जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है ना, डिप्लोमेसी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन कर सकते हो। जो टैरिफ है टैरिफ को रिड्यूस करा सकते हो। अगर फ्रेटर्निटी का भाव है, ब्रदरहुड का भाव रहेगा तब, और ये कब होगा? या फिर तो कल्चरल कोलाबोरेशन करो, कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू हो सकते हैं, है ना, या फिर ओकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू हो सकते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज हो सकता है कि अदर कंट्री के जो है इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया का बाहर अदर कंट्री में जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है एजुकेशनल डिप्लोमेसी हम लोग कर सकते हैं। समझ आ गया? तो इसके थ्रू क्या है, हम लोग जब 25 ईयर हुआ है और इंडिया रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, तो इसमें अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या इसका कंक्लूजन लिख सकते हो? देखो, द 25 एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडरस्कोर अ लेजेसी ऑफ ट्रस्ट। देखो 25 ईयर्स चल रहा है, क्यों चल पाए इतना लंबा समय? क्योंकि ट्रस्ट है, रिजलिएंट है ना, फॉरवर्ड लुकिंग कॉर्पोरेशन है इन दोनों के बीच, इंडिया और रशिया के बीच, इसीलिए तो 25 ईयर का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये चल पाया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जो भी ट्रेड होगा वो पार्टनरशिप के थ्रू होगा। ठीक है, अपहोल्डिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ द सोनिटी, सेल्फ रिलायंस, इट री इन्फोर्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ जो है डिनोट करता है इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो ये जो है सिंगल कंक्लूजन यहाँ पे कोट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया पहला न्यूज़। चलो अगला नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कि इंडिया सेलिब्रेटेड अप्रोच टू डिजिटल मनी, और डिजिटल मनी मतलब इकोनॉमिक्स में आ रहा है और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे करेंसी के बेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है उसके बेस में। ठीक है, देखो न्यूज़ में क्यों रहा है, recent statement by the finance minister and the RBI deputy governor signal India measure at progressive stance on digital finance and set। ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए थे। तो सबसे पहले हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है ना, जो पेपर 2 ओरिएंटेड हो सकता है, यहाँ से हम लोग कवर करते हैं। न्यूज़ का बात करोगे तो न्यूज़ वही है जो अभी बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर emphasizes the need for nation to prepare for स्टेबल कॉइन। क्या होता है स्टेबल कॉइन? देखो स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है पहले ये समझो। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली एक डिजिटल करेंसी होता है, लेकिन इसको जो है
एज इनक्रिप्टेड तरीके से इसे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि बिटकॉइन हो गया है, एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है ना। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल ही करेंसी होता है, जिससे मतलब कोई उस करेंसी को अगर एक जगह से दूसरे जगह एक्सचेंज कर रहे हो तो थर्ड पर्सन को यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि करेंसी है। ठीक है, क्रिप्टो का मतलब ही यही होता है, एक पेमेंट है ना, पेमेंट ही है जो कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू इसको ऑपरेट किए जाते हैं। क्लियर। अब देखो जो स्टेबल कॉइन है कि स्टेबल कॉइन आर क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी है डिजाइन टू मेंटेन अ स्टेबल वैल्यू रिलेटेड टू अ रेफरेंस एसेट, है ना। टिपिकली फिएट मनी ही है ये। देखो सिंपल भाषा में समझो, स्टेबल कॉइन ऐसा करेंसी होता है जो कि इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए लाए जाते हैं, बस यही है, इतना ही समझना। जैसे कि फिएट मनी, अब फिएट मनी समझ जाओगे तो स्टेबल कॉइन को समझ जाओगे। फिएट मनी किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग इंडिया रुपी में जो करेंसी देखते हैं वो एक फिएट मनी है। कैसे फिएट मनी होगा, फिएट मनी उस मनी को बोलते हैं कि कोई भी उसके बदले में, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बदले में हम लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं। सपोज करो ये 10 रुपये का नोट है, तो 10 रुपये का नोट जो है उसका वैल्यू 10 रुपये है क्या, मतलब उसको बनाने में 10 रुपये लगा है क्या, नहीं लगा है। ठीक है, तो 10 रुपये नहीं लगा है लेकिन उसका वैल्यू 10 रुपये है। 100 रुपये है तो 100 रुपये को बनाने में 100 रुपये का खर्च आया क्या, नहीं आया होगा। 10 रुपया 15 रुपये इस तरीके से का खर्च आए होंगे। तो जो है उसका ओरिजिनल वैल्यू ये डिफाइन नहीं करते, उसी को हम लोग फिएट मनी बोलते हैं। क्लियर है। और इसी फिएट मनी को इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, है ना, जो कॉइन लाए जाते हैं उसी को हम लोग स्टेबल कॉइन बोल रहे हैं। बस सिंपल मतलब यही समझना है। क्लियर है। तो द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई पेमेंट इन द ग्लोबल फिनटेक फेज 2025। तो यही जो है न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो एक बार और न्यूज़ समझा दूँ कि द फाइनेंस मिनिस्टर इम्फेसिस द नीड फॉर नेशन टू प्रिपेयर स्टेबल कॉइन। अब समझ आ गया स्टेबल कॉइन क्या होता है। एडॉप्टेशन ऑन द अदर हैंड RBI इंडिकेट दैट इट वुड वेट फॉर द अदर करेंसी टू लॉन्च द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बिफोर एक्सपांडिंग इंडिया रिटेल रोल आउट। क्या है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये समझो। अब यहाँ तक क्लियर हो गया स्टेबल कॉइन किसको बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी किसको बोलते हैं, फिएट मनी किसको बोलते हैं। अब समझो डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल मनी किसको बोलते हैं, क्योंकि इसका टर्म जो है बार बार यूज होगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक लीगल टेंडर होता है। जैसे कि फिएट मनी हो गया, 10 रुपये का नोट है ना, 20 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, सेम ये तो फिजिकल हो गया, है ना, जिसे हम लोग टच भी कर रहे हैं वो फिजिकल हो गया। और यही फिजिकल को हम लोग जो है इंटरनेट में लाते हैं, है ना, इंटरनेट में लाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल करेंसी बोलते हैं। सेम यही चीज़ है। ठीक है, CBDC इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ अ नेशनल सॉवरेन करेंसी, डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब RBI। ठीक है, इट रिप्रेजेंट लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि अगर वो डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है और पूरा इंडिया में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको लीगल टेंडर बोलते हैं। इक्विवेलेंट इन वैल्यू एंड बैकिंग टू पेपर मनी। एग्जाम्पल वही है जैसे कि इंडिया से डिजिटल रूपी हो गया, जिसे RBI के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन समझ लो, कंपैरिजन समझ लो कि स्टेबल कॉइन और डिजिटल करेंसी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही चलने वाले हैं। तो इशू का अगर बात करोगे तो जो स्टेबल कॉइन है उसे प्राइवेट एंटिटी ये जो है इशू कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन जो है जिसे हम लोग CBDC बोल रहे हैं, इसे सेंट्रल बैंक ही इशू करते हैं। फिर बैकिंग जैसे कि स्टेबल कॉइन का फिएट मनी हो गया, क्रिप्टो हो गया, या फिर कोई कमोडिटी रख सकते हो, है ना। जैसे कि 10 रुपये का अगर स्टेबल कॉइन इशू कर रहे हो तो 10 रुपये के बदले में उसके बदले में या तो गोल्ड रख लो, सिल्वर रख लो, इस तरीके से हम लोग बैंक में फिजिकली रखेंगे। ठीक है, लेकिन जो CBDC होगा ये फुली बैक्ड बाय द सॉवरेन गवर्नमेंट, यहाँ पे नहीं रखेंगे, लेकिन ये जो लीगल टेंडर होगा ये गवर्नमेंट के थ्रू होगा। समझ आ गया। अब डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। लीगल स्टेटस का बात करोगे तो स्टेबल कॉइन जो है नॉट अ लीगल टेंडर, लेकिन CBDC यहाँ पे लीगल टेंडर होगा। इस तरीके से जो है इतना जो है जो डेफिनेशन है, डिफरेंसेस है, ये क्लियर है। ठीक है, फिर अब हमें जो है न्यूज़ पढ़ना है, क्योंकि अभी तक पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं। न्यूज़ में रहा है कि इंडिया इवॉल्विंग इंस्टेंस, क्या इसके थ्रू जो है इंडिया ने इवॉल्व किए हैं।
डिजिटल करेंसी के रेस्पेक्ट में ले लो या फिर स्टेबल कॉइन के रेस्पेक्ट में ले लो। तो पहला जो है पॉलिसी का शिफ्ट में देखने को मिला है। इंडियाज अप्रोच इज अ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम रेगुलेटरी कॉजन टू प्रोएक्टिव इंगेजमेंट। जैसे कि पहले देखते थे कि फिजिकल मनी चल रहा है ना, 10 रुपये का नोट है, वहाँ पे एक्सचेंज चल रहा है, लेकिन वही जगह उसका जगह कौन ले लिए हैं अभी, यूपीआई ले लिए हैं। तो यूपीआई के थ्रू अब पेमेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक चेंजेस देखने को मिला है, इंडिया का जो पॉलिसी वहाँ पे शिफ्ट देखने को मिला है, तो यहाँ पे एक स्टेंस लिए गए हैं। फिर आरबीआई पर्सपेक्टिव अगर देखोगे तो आरबीआई इज नॉट रशिंग सीबीडीसी रोल आउट, प्रेफरिंग टू अलाइन विथ अ ग्लोबल पीर फॉर कोऑर्डिनेशन क्रॉस बॉर्डर सिस्टम। द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज केस फॉर सीबीडीसी इज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। जैसे कि अभी जो रशिया वाला केस था कि इंडिया और रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डीप है, तो वहाँ पे पेमेंट करने में यूएस डॉलर का रोल आता था। अब यहाँ पे हम लोग जो है सीबीडीसी का यूज़ कर सकते हैं, जिसे लोकल करेंसी में जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो है रोल देखने को मिलता है सीबीडीसी का, इंश्योरिंग कर सकते हैं इफिशिएंसी को, इंटरपोलेबिलिटी को। फिर स्ट्रेटजिक अगर कंटेक्स्ट में बात करोगे तो स्टेबल कॉइन वंस एक्सपेरिमेंटल आर नाउ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट। क्योंकि स्टेबल कॉइन ला क्यों रहे हो? ताकि जो फाइनेंशियल है वो अच्छे तरीके से सेटल हो सके, जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस है उसको सेटल कर सको। ठीक है। फिर पोटेंशियल इंटीग्रेशन है, स्ट्रेटजिक बैलेंस है, तो अभी बताया कि बैलेंस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इंडिया के थ्रू जो स्टेबल कॉइन हो गया या फिर सीबीडीसी हो गया, इसके रेस्पेक्ट में इंडिया का क्या पॉलिसी स्टेटमेंट थे, ये हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हैंडल अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि हम लोग यहाँ पे मैगजीन कवर कर रहे हैं, पूरा थ्योरी पोर्शन को कवर नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पे थ्योरी आ रहे हैं, क्योंकि बिना थ्योरी के अगर जो है करंट अफेयर्स समझ नहीं आ पाएगा तो क्या मतलब। तो अगर जहाँ पे लगता है कि पहले थ्योरी कवर कराना चाहिए तो वहाँ पे थ्योरी कवर कर रहे हैं, उसके बाद जो है न्यूज़ में आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग सेफ्टी कंसर्न इन इंडिया। जैसे कि अभी कुछ जो है सिरप है उसको बैन किए गए हैं, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो ड्रग सेफ्टी कंसर्न क्या क्या है इंडिया के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिया जो है मेजर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर है। इंपोर्टर तो है, इंपोर्टर के साथ साथ एक्सपोर्टर भी है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो जितना भी मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, ये बन के अदर कंट्री में जा रहे हैं, और अदर कंट्री में अगर ये इन्फेक्शन कर रहे हैं है ना, या फिर इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो ये जो है इंडिया का जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, इसको यहाँ पे हानि पहुँचाने वाले हैं। तो रिसेंट डेथ ऑफ चिल्ड्रेन ड्यू टू कंजप्शन ऑफ द कंटामिनेटेड, देखो वही आगे ना, कंटामिनेटेड कफ सिरप हैज़ एक्सपोज द क्रिटिकल गैप इन इंडिया फार्मास्यूटिकल सेफ्टी ओवरसाइट। ठीक है। तो और न्यूज़ अगर देखोगे थोड़ा डिटेल में कि एटलीस्ट 20 चिल्ड्रेन मोस्टली अंडर 5 ईयर ऑफ एज डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड कोल्ड ड्रिप कफ सिरप। तो देखो कंटामिनेटेड हो क्यों रहा है, क्योंकि अच्छे तरीके से उसको चेक नहीं कर रहे हो। अब चेक नहीं करोगे तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन अगर कोई सिरप बना रहे हैं, कोई कंपनी सिरप बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको चेक करे कि ये जो सिरप है ये स्टैंडर्ड का है कि नहीं है, जो स्टैंडर्ड में बनना चाहिए वो स्टैंडर्ड का है कि नहीं है, ये चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का है। प्लस जो है उतना जिम्मेदारी उस कंपनी का, फैक्ट्री का है जो कि सिरप बना रहे हैं। ठीक है। तो इशू क्या क्या आया ड्रग सेफ्टी में, क्यों ऐसा जो है देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले है रेगुलेटरी चैलेंजेस। इंडिया इज डुअल कंट्रोल सिस्टम, एक है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग नेशनल पॉलिसी द सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग कंट्रोलर। तो देखो एक तो है स्टेट है, एक है सेंट्रल है। तो सेंट्रल को लगता है कि स्टेट तो चेक ही कर रहे हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत। अब स्टेट बोलता है कि सेंटर कर रहा है, तो हमें क्यों जरूरत है करने इसको चेक करने का। तो इस तरीके से क्या है ओवरलैप हो जाता है, जो फंक्शन है ओवरलैप हो जाता है। इसके थ्रू जो है हमें मिसमैच जो है देखने को मिलता है। या फिर अदर जो स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे वो स्टैंडर्ड है, जो सिरप का स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। अदर स्टेट में जाओगे तो उसका जो है स्टैंडर्ड है वो देखने को मिलेगा, डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड जो हो रहा है वो तो डिफरेंट हो रहा है। अब डिफरेंट हो रहा है तो हेल्थ भी देखो, है ना, हेल्थ से रिलेटेड जो इशू हो रहे हैं तो डिफरेंट की वजह से ही तो हो रहे हैं यहाँ पे। तो रेगुलेटरी चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिला है, जैसे कि इनकंसिस्टेंट इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल अक्रॉस स्टेट अलाउ सम मैन्युफैक्चरर टू एस्केप स्क्रूटिनी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि वीक कंप्लायंस विथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस।
कि जो स्टैंडर्ड से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए उस स्टैंडर्ड में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो फिर मनी बचाने के चक्कर में हो गए, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम करने के चक्कर में हो सकते हैं। मेनी यूनिट्स स्टिल ऑपरेट विदाउट रजिस्टरिंग अंडर द रिवाइज GMP नॉर्म्स। बताओ, विदाउट कंपनी रजिस्टर के भी यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हो। ऑपरेशन करने का मतलब सिरप बना रहे हो। तो इस तरीके से जो वीक कंप्लायंस हो रहा है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो यहाँ पे, ये भी यहाँ पे गलत है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, क्योंकि देखो सिरप बना रहे हो, सिरप बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको स्टोर कैसे करोगे? ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, है ना। बोलने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है तो उस इकोसिस्टम में मूवमेंट होना चाहिए, जिस इकोसिस्टम में जो सिरप को रखा जाता है। तो 2023 पार्लियामेंट्री रिव्यू रिवील दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडियन स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी लेक प्रॉपर इक्विपमेंट। बताओ, अब टेस्ट करोगे तो उसके लिए भी तो प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए। तो यहाँ पे भी वही बता रहा है कि प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। अब प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है तो चेक करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक तरीके से तो उसका रिजल्ट ही नहीं आ पाएंगे। तो ये भी एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। प्लस जो इकोसिस्टम उस तरीके से का होना चाहिए, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में जो सिरप है उसको वहाँ पे सर्वाइव कर सको। ठीक है। फिर अगला जो है मैन्युफैक्चरिंग इशू यहाँ पे भी है कि पुअर टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल अलाउ कंटामिनेटेड इनपुट टू इंटर प्रोडक्शन। जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है वहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है। सप्लाई चेन लैब्स लीड टू सब स्टैंडर्ड, है ना, मिस लेबल इंग्रेडिएंट बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पे भी जो मैन्युफैक्चरिंग इशू भी देखने को मिलता है। समझ आ गया? ये तो कुछ जो है इशू हैं, है ना, जो कि डिस्कस किए गए हैं लेटेस्ट में। फिर इसको हैंडल करने के लिए एक रूल्स हैं, है ना, जो एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इस एक्ट को वहाँ पे कोट करोगे, आंसर जो हो जाएगा इनहेंस हो जाएंगे। इसका पर्पस था कि रेगुलेट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया, जिससे इंश्योर कर सके सेफ्टी को, है ना, इफिशियंसी को, क्वालिटी को, इसको पूरे को स्टैंडर्ड तरीके से सेव कर सके। इसके लिए लाए गए थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, जिससे पब्लिक हेल्थ है उसको प्रिवेंट कर सकें। इसमें की फीचर हैं जैसे कि लाइसेंसिंग के बारे में बात किए हैं, फिर स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी के बारे में बात किए हैं, प्रोहिबिशन का बात किए कि बैन करोगे एडल्ट्रेट, है ना, स्पूरियस, मिस ब्रांडेड या फिर अनसेफ ड्रग को। फिर अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी कर रहे हो, है ना, अनसेफ ड्रग बना रहे हो, मिस ब्रांडेड कर रहे हो, स्पूरियस जो है ब्रांडेड लगा रहे हो, तो उसके लिए पेनाल्टी भी देंगे। इस तरीके से जो है प्रोविज़न इस एक्ट में लाए गए हैं। 1940 का जो एक्ट है इसमें इस तरीके से जो है प्रोविज़न इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, अब इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखो चैलेंजेस हो गया, है ना, क्या दिक्कत आए, न्यूज़ में क्यों रहा, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा इसको हैंडल करने के लिए क्या क्या ऐसे न्यूज़ हैं। तो पहला न्यूज़ जो है श्रेष्ठ न्यूज़, जो कि स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, a newer initiative launched by the Union Health Minister to benchmark and drive improve in state drug regulatory authority। कि जो स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, जो कि चेक करते हैं इन सबको कैसे एक इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे इक्विपमेंट हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्रूवमेंट करना है, इसके बारे में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किए गए थे। जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इंश्योर कर सके कंसिस्टेंसी को, जो प्रॉपर वीक में चेक कर रहे हो वो वीक में पूरा चेक होना चाहिए, या फिर मंथली चेक हो रहे हैं तो मंथली चेक होना चाहिए। अगर कोई भी ड्रग मिसयूज़ हो रहा है तो उसका अकाउंटेबिलिटी भी लो, अनसेफ हो रहा है तो उसका भी अकाउंटेबिलिटी लो। फिर क्वालिटी को यहाँ पे चेक करना है ना, क्वालिटी अक्रॉस स्टेट। तो ये जो है अंडर श्रेष्ठ स्कीम के थ्रू, इस जो है ऑब्जेक्टिव के थ्रू इसे लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आता है फार्मा कोगिनेंस प्रोग्राम फॉर इंडिया। इसे जो है जुलाई 2010 में लॉन्च किए गए थे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, विद द गोल इसका था कि मॉनिटरिंग कर सकें एंड इम्प्रूव कर सकें ड्रग सेफ्टी को, क्योंकि इशू जो आ रहे हैं इसी के रिलेटेड ही आ रहे हैं। फिर जो है अनदर अगर जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव अगर देखेंगे तो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, जैसे कि आर्टिकल 21 है जिसमें से बताएं कि राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है। तो पर्सनल लिबर्टी अब इसका मतलब क्या है, ये एक्सटेंड होता है कि जो मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, तभी तो अपना लाइफ को ठीक तरीके से जो है जी पाओगे। ठीक है, राइट टू लाइफ बोले हैं, तो राइट टू लाइफ
कब होगा? जब जो भी हम लोग ड्रिंक लेंगे या फिर जो भी हम लोग मेडिसिन लेंगे वो सेफ होगा। तो ये भी जो है क्या हो रहा है, इसमें फेलर देखने को मिल रहा है। ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल रेपुटेशन एंड ट्रेड, क्योंकि खुद सोचो अगर इंडिया का ड्रग या फिर मेडिसिन जो है अदर कंट्री में जा रहे हैं और अदर कंट्री के चिल्ड्रन हो गए या फिर वुमेन्स को अगर निगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, तो बाकी कंट्री भी यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ का जो ड्रग है यहाँ पे इन्फेक्शनियस है ना, यहाँ का ड्रग है जो अच्छे तरीके से चेक नहीं होता है। इस तरीके से जो है इंडिया का इमेज इंटरनेशनल एरेना में जो है रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ के जो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि खुद सोचो कि अगर इस तरीके से अगर न्यूज़ आएंगे तो कौन जो है फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है या फिर जो मेडिसिन सेक्टर है इसमें ट्रस्ट करेंगे। तो ये भी इम्पैक्ट डाले हैं यहाँ पे। फिर इकोनॉमिक एंड सेक्टोरल रिपरकशन भी देखने को मिला है कि क्रेडिबिलिटी लॉस होगा ही होगा। क्रेडिबिलिटी लॉस मतलब मेडिसिन अगर सामने वाले खरीदेंगे नहीं, इस तरीके से अगर न्यूज़ आएगा तो सामने वाले खरीदेंगे नहीं। अब सामने वाले खरीदेंगे नहीं मतलब इनकम में यहाँ पे दिक्कत आएगा, इनकम में दिक्कत आएगा मतलब जो इंडिया का जो जीडीपी है वहाँ पे दिक्कत आएगा। तो ओवरऑल देखे जाओगे तो जो जीडीपी है वहाँ पे रिड्यूस देखने को मिलेगा, जैसे कि 2% का लॉस रिसेंटली हुआ है। ठीक, तो ऐसे क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव हैं या फिर ऐसे क्या जो वे फॉरवर्ड हमें अपनाना चाहिए जिसके थ्रू जो है इस तरीके से जो इशू आ रहे हैं, चाहे मॉनिटरिंग के रेस्पेक्ट में ले लो या फिर अकाउंटेबिलिटी के रेस्पेक्ट में ले लो, इसको हम लोग जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाओ। अभी के रेस्पेक्ट में स्टेट अलग से चेक हो रहा है, सेंट्रल अलग चेक होता है ना। इन दोनों के बीच क्या है जो फंक्शन होता है उसमें ओवरलैप हो रहा है, या फिर उसका जो अदर जितना भी स्टेट है वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है इसको नापने का, मेज़र करने का, वो डिफरेंट है। तो एक यूनिफाइड सिस्टम बनाओ जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि ये पूरा सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, इसी के थ्रू पूरा सिरप जो है यहाँ पे बनना चाहिए। इस्टाब्लिश अ सिंगल एंड ऑटोनोमस, है ना, नेशन ड्रग अथॉरिटी टू सेंट्रलाइज इन्फोर्स हार्मोनाइज स्टैंडर्ड अक्रॉस स्टेट। तो इस तरीके से हम लोग वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रिवाइज्ड जीएमपी शेड्यूल एम, इसमें बोले गए हैं कि इंश्योर करना है ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंप्लाई विथ रिवाइज्ड शेड्यूल एम नॉर्म। इसमें क्या लिखे गए हैं कि कोई भी सिरप अगर फॉर्मेशन करोगे तो इसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, इस तरीके से जो अनसेफ जो इंग्रेडिएंट होते हैं या फिर रॉ मटेरियल होते हैं इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये पूरा डिटेल जो है शेड्यूल एम नॉर्म में लिखे गए हैं। तो ये जो शेड्यूल एम नॉर्म है इसको स्ट्रिक्टली जो भी मैन्युफैक्चरर हैं जो बना रहे हैं ड्रग को, फार्मास्यूटिकल में सेक्टर में इंगेज हैं, उन सबको जो रिवाइज्ड शेड्यूल एम नॉर्म है इसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को रिवाइज किए गए थे। ठीक है। फिर रिस्क बेस्ड एंड सरप्राइज इंस्पेक्शन, ये भी बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है कि अभी के रेस्पेक्ट में कि अगर हम इंस्पेक्शन करने जाएंगे, जांच करने जाएंगे तो 15 दिन 10 दिन बता के जाएंगे, पहले बता देंगे कि उस दिन जो है हम लोग इंस्पेक्शन में आएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि पहले से पूरा रेडी करके रह जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन करते हैं तो हर चीज़ रेडी मिलता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर सरप्राइज इंस्पेक्शन करोगे, सरप्राइज तरीके से जांच करोगे तो जो उसका ग्राउंड रियलिटी है वो वहाँ पे पता चल जाएगा। क्लियर है। फिर फास्ट ट्रैक प्रोक्यूशन लगाओ, स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज दो, क्योंकि जब तक स्ट्रिक्ट पेनाल्टी नहीं मिलेगा तब तक जो है बाकी जो अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से फिर बाकी और जैसे कि रियल टाइम फार्म जो हम लोग इसको डिस्कस किए। फिर एडॉप्ट करो ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस, कि ग्लोबल में इससे रिलेटेड क्या क्या इशू चल रहे हैं और उस इशू को कैसे वो लोग जो है सॉल्यूशन लिए हैं उसको हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो हो रहे हैं जैसे कि WHO का जो गाइडलाइन है इसमें कंप्लाई करो, या फिर इंटरनेशनल टेस्टिंग जो प्रोटोकॉल है इसमें कंप्लाई करो। तो इस तरीके से जो ग्लोबल प्रैक्टिस है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इंडिया लेवल में, जिसके थ्रू जितना भी अभी रिसेंटली इशू देखने को मिला है इससे बचा जा सकते हैं। समझ आ गया। अब देखो कंक्लूजन का अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट हो गया जो न्यूज़ में रहे हैं। तो रोबस्ट इन्फोर्समेंट, सेंट्रलाइज्ड ओवरसाइट एंड एडॉप्शन ऑफ द ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल टू प्रिवेंट फ्यूचर ट्रेजेडीज। क्योंकि अगर अभी जो ट्रेजेडीज हो रहे हैं, अभी जो अनसेफ ड्रग हो रहा है उसको अगर कंप्लाई करो, उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस में लाओ, इम्प्रूवमेंट करो, तो फ्यूचर जो ट्रेजेडीज होने वाले थे या फिर होने वाले हैं उससे हम लोग बच जा सकते हैं। तो इंडिया क्रेडिबिलिटी एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन द सेफ गार्डिंग सिटीजन फ्रॉम
प्रिवेंटेबल ड्रग रिलेटेड रिस्क, जिसे हम लोग रोक सकते हैं। और ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि जो इंडिया है ये बहुत सारे जो वर्ल्ड के नेशन है ना, उसको जो है फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट करते हैं और बल्क अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए जो न्यूज़ है यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, चलो अब जो है नेक्स्ट मैगजीन है, जो नेक्स्ट न्यूज़ रहे हैं इस वीक में, वो है मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस के समय में क्या क्या ऐसे मेंटल हेल्थ होता है, इसको डिस्कस करते हैं, जो कि हेल्थ थीम में इसको कवर कर सकते हो। या तो देखो, इस जो भी वीकली मैगजीन है इसको कवर करने का दो तरीका है। या तो इस जो स्लाइड है इसका पीडीएफ निकाल लो, इसका पूरा प्रिंट आउट निकाल के इसको रिवाइज करो। या फिर अगर सपोज करो कि हेल्थ से रिलेटेड आपके पास अगर नोट्स हैं, पूरा कंटेंट प्रिपेयर है, तो कंटेंट प्रिपेयर है तो जहाँ पे पूरा डाटा आएगा ना, स्लाइड में जितना भी डाटा रहेगा और जो अपना लिखे डाटा है उसको मैच कर लो, जो लेटेस्ट डाटा लगे उस लेटेस्ट डाटा को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लो। इस तरीके से इसको जो है यूटिलाइज कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहले थोड़ा याद रखना कि 10 अक्टूबर 2025 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व एनुअली, है ना, एनुअली भी प्लस ग्लोबली जो है 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ऑब्जर्व करते हैं। जो कि 2025 का थीम क्या था, 2025 का थीम याद रखना, मेंटल हेल्थ इज अ ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। अब इस थीम को अगर कोट करते हो आंसर राइटिंग में तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कि मेंटल हेल्थ अब होता क्या है ये समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक समझोगे तो बाकी जितना भी कवर करोगे स्ट्रांग हो जाएगा। डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू द WHO मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटी, कैन कॉप विथ नॉर्मल स्टेज ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल हेल्थ। अगर ये जो है ठीक तरीके से है तो मेंटल हेल्थ ठीक है। ठीक है, समझ आया? जिसके थ्रू अपने एबिलिटी को पहचान पाओ, अपना जो वर्क करने का एफिशिएंसी है उसको पूरे प्रोडक्टिविटी तरीके से उसको वर्क कर सको, जो स्टेज है उसको नॉर्मल रख सको, ये होता है। तो मेंटल हेल्थ इशू है तभी तो ये आया है, न्यूज़ रहा है अभी। WHO ने यहाँ पे जो डाटा है इसको लिख सकते हो या फिर स्लाइड में तो रहेगा ही रहेगा, जो कि टेलीग्राम चैनल में PDF अपलोड हो जाएगा। WHO ने एस्टिमेट किया है दैट द बर्डन ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया इज 2443 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख नहीं 10,000 पॉपुलेशन। ठीक है, एज जो एडजस्ट हुआ है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2443 जो है मेंटल हेल्थ देखने को मिला है पर 10,000 पॉपुलेशन में। ठीक है, और इसके रिलेटेड क्या होगा, मेंटल हेल्थ हो रहा है मतलब जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी होना चाहिए उस तरीके से जो है प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो ठीक तरीके से अपना वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर इनकम लॉस होगा, इनकम लॉस होगा मतलब इकोनॉमी लॉस होगा, इकोनॉमी लॉस होगा मतलब जो इंडिया का GDP है वहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू मेंटल हेल्थ कंडीशन बिटवीन 2012 से 30 तक अगर देखोगे तो USD 1.03 ट्रिलियन डॉलर यहाँ तक देखने को मिला है। अब खुद सोच सकते हो 2012 से 2030 तक, 30 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट किए हैं, ऐसा 2012 से 2030 तक प्रोजेक्ट किए। ऐसा नहीं समझना कि 2030 तो आया नहीं है, ये डाटा गलत है, डाटा बिल्कुल सही है। ग्लोबल स्टेटस बात करोगे तो 7,20,000 पीपल डाई ड्यू टू सुसाइड एवरी ईयर। क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ हो रहा है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, उसके वजह से डिप्रेस हो रहे हैं, और डिप्रेस होने की वजह से लास्ट चांस क्या बनता है, सुसाइड का बनता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे, इसको जो है नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। चलो, अब जो न्यूज़ रहा है ये तो डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया। तो मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग क्राइसिस में ऐसा क्या क्या है जिससे मेंटल हेल्थ जो है ख़राब होते हैं क्राइसिस के समय। सबसे पहले इसी के समय होता है वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि इतना ज़्यादा कैटास्ट्रॉफी देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द कैटास्ट्रॉफ एक्सपीरियंस हाइटेंड स्ट्रेस। क्राइसिस चल रहा है तो क्राइसिस में कैसे होगा, कैसे आगे जो है लाइफ चलने वाले हैं, है ना। जो ये सेक्टर पूरा जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, सेक्टर पूरा स्लो डाउन चल रहे हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहे हैं, तो इसको सोच के क्या होगा, स्ट्रेस फील होगा, ट्रॉमा होगा, लॉस होगा, और इसके थ्रू क्या होगा, जो मेंटल हेल्थ है वहाँ पे फिर निगेटिव इम्पैक्ट आएगा।
तो इस तरीके से जो है इंक्रीज वल्नरेबिलिटी जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट का बात करोगे तो यंग पॉपुलेशन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल, क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जैसे देखो वायलेंस हो गया, वायलेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्राइसिस का समय, ट्रॉमा हो रहा है, इस तरीके से जो चिल्ड्रन है एडोलेसेंट है ये सब चीज़ का सामना करते हैं। फिर अंडर वैल्यू नीड हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो गया है ना। तो इस तरीके से क्या है पूरा जो वल्नरेबिलिटी है या फिर जिस तरीके से जो मेंटल हेल्थ खराब होता है, फिर कुछ रीज़न यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर कैसे हम लोग इस चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं या फिर चैलेंजेस इन एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ है ड्यूरिंग क्राइसिस, कैसे हम लोग इसको चैलेंज को फेस कर सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है कि एक्सेसिबिलिटी इशू, कि मेंटल हेल्थ सर्विस आर ऑफ्टन सेंट्रलाइज मेकिंग देम डिफिकल्ट टू एक्सेस इन ए रिमोट और डिजास्टर अफेक्टेड एरिया, क्योंकि मोस्टली जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है कहाँ देखने को मिलेगा, सिटी एरिया में रहता है। लेकिन जितना भी क्राइसिस होगा वो ऐसा तो नहीं कि जस्ट सिटी एरिया में ही होंगे या फिर विलेज एरिया में ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो विलेज एरिया या फिर जो रिमोट एरिया हो गया, डिजास्टर एरिया हो गया, इसको सर्विस का फ़ायदा उठाने नहीं मिलते हैं, उस सर्विस तक ये पहुँच ही नहीं पाते। फिर और अगला जो चैलेंजेस हैं स्टिग्मा एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, मेनी पॉपुलेशन इक्विट मेंटल हेल्थ विथ मेंटल इलनेस लीडिंग टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल सर्विस। देखो कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है, कैसे खराब हो रहा है, इसका क्या इलाज है, ये भी तो नहीं पता होता है। तो इस तरीके से क्या है कुछ स्टिग्मा बन जाते हैं, है ना। अगर इस तरीके से जो है हो रहा है, मेंटल हेल्थ हो रहा है तो ये नॉर्मल है, ऐसा सोचने लग जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। फिर रिसोर्स कंस्टेंट है, जैसे कि लिमिटेड ट्रेन प्रोफेशनल, अनएडिक्वेट इंटीग्रेशन विद डिजास्टर रिलीफ सिस्टम, हैम्पर इफेक्टिव मेंटल हेल्थ रिस्पॉन्स, क्योंकि उस तरीके से जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उतना अच्छा जो है स्पेशलिस्ट नहीं है, ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को कौन अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जो उसके लिए पहले से ट्रेन प्रोफेशनल है, तो उसका भी यहाँ पे लेक होता है। फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा है, अनएड्रेस्ड ट्रॉमा कैन रिजल्ट इन क्रोनिकल मेंटल हेल्थ डिसीज, क्रोनिकल के साथ साथ सब्सटेंटेड एब्यूज़ हो रहा है, सोशल डिसफंक्शन, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्टिव वे में काम करना चाहिए उस तरीके से तो नहीं कर पाओगे, तो जो है लॉन्ग टर्म जो इसका इम्पैक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्पेशली बात करोगे तो चिल्ड्रन हो गया या फिर एडोलेसेंट हो गया, वुमेन्स हो गया, यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब कवर करते हैं कि क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव हैं, इनिशिएटिव जिससे एड्रेस जो मेंटल हेल्थ इशू है ड्यूरिंग क्राइसिस में उसको हैंडल करने के लिए क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव लाए गए थे। उसमें से है पोस्ट सुनामी इंटरवेंशन, जिसके आफ्टर द 2004 सुनामी इंडिया डेवलप साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोटोकॉल इंटीग्रेटेड विथ डिजास्टर रिलीफ, ये भी एक इनिशिएटिव लाए गए थे। कोविड-19 टास्क फोर्सेस लाए गए थे कि पेंडेमिक जो है उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेडिकेटेड मेंटल हेल्थ रिस्क मेंटल हेल्थ टास्क फोर्सेस, जिससे प्रोवाइड कर सके एक्सेसिबल केयर। ठीक, फिर क्राइसिस रिस्पांस टीम बनाए गए। फिर WHO का कुछ गाइडलाइन है, द इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी गाइडलाइन फॉर मेंटल हेल्थ एंड साइकोसोशल सपोर्ट गाइड इंटरवेंशन इन डिजास्टर एंड इमरजेंसी सेटिंग। तो इस तरीके से क्या है कुछ इशू जो हैं, कुछ इनिशिएटिव जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, जिससे मेंटल हेल्थ हो रहा है या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितना भी इशू हो रहा है ड्यूरिंग क्राइसिस में उसको यहाँ पे हैंडल कर सकें। तो लास्ट में कंक्लूजन में आते हैं। तो कंक्लूजन इसका लिख सकते हैं कि प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ इन क्राइसिस इज एसेंशियल फॉर रेजिलिएंट कम्युनिटी, एक्सेसिबल, integrated and stigma free mental health service ensure recovery, stability and well-being for the vulnerable population globally। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से जितना भी न्यूज़ थे जो कि 7 सितंबर से 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, जो कि स्पेशली देखो क्या है कि न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है। अब न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा है तो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन सा है उसको यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ये जो है पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि न्यूज़ में रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।
हैव अ ग्रेट डे।